हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 15 सितंबर के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 15 सितंबर। हर साल पूरे भारतवर्ष में 15 सितंबर के दिन अभियंता दिवस मनाया जाता है, यानी इंग्लिश में कहें तो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है? ये दिन हमारे भारतवर्ष के महानतम इंजीनियरों में से एक सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है ना? तो विश्वेश्वरैया के बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले केवल आपको इतना बता देते हैं कि इंजीनियर्स डे मनाने का क्या मकसद है। हमारे भारत के इंजीनियर्स जो हैं उनको सम्मानित करना, उन्हें एक नई पहचान देना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। इंजीनियरों का हमारे भारतवर्ष के इस उत्थान में, इस विकास में क्या योगदान रहा है, उस योगदान को याद करना, उनको श्रद्धांजलि देना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। इंजीनियरिंग जो पेशा जो अभी वर्तमान में खास मतलब क्या है, आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है लेकिन उस लेवल की नहीं हो रही है, तो उस पेशे को बढ़ावा देना भी एक इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। इंजीनियरिंग के जरिए देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना, ये भी इस दिवस को मनाने का एक उद्देश्य है, इसका मकसद है। भारत सरकार ने 1968 में सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती को इंजीनियर्स डे के रूप में घोषित किया था। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार कब घोषणा की गई थी इस दिवस को मनाने की। हालांकि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के बारे में आगे बात करेंगे जब जयंती वाला टॉपिक शुरू होगा, लेकिन सबसे पहले हम बातें कवर करेंगे जन्मदिन से, जिनका आज जन्मदिन है। चलिए सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। नाम है इनका जोशना चिनप्पा। जोशना चिनप्पा के बारे में आप पहले एक क्वेश्चन बता दीजिए, उसके बारे में बातें हम कवर करेंगे। जोशना चिनप्पा किस खेल से संबंधित हैं, तो जल्दी से बताओ। अगर आपने लिखा होगा स्क्वैश तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। हमारे भारत की एक बेहतरीन स्क्वैश खिलाड़ी हैं जोशना चिनप्पा, जिनका जन्म 15 सितंबर 1986 को चेन्नई में हुआ था। और ये चेन्नई कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में है ये। तो मूल रूप से जोशना चिनप्पा तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, स्क्वैश खिलाड़ी हैं। ठीक है ना? एक सेकंड, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी। और भारत सरकार ने इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए इनको पद्म श्री से सम्मानित भी किया। कब किया था? सॉरी सॉरी सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक। स्क्वाश खिलाड़ी, इसी साल इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। पद्म श्री
हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है, चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये पुरस्कार इनको इसी साल मिला है 2024 में। तो ऐसा कहते हैं कि लगभग 15 प्लस खिताब इन्होंने जीत रखे हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली, रिकॉर्ड बनाने वाली ऐसी महिला खिलाड़ी हैं ये, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2014 में स्क्वैश में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आई थी ये। और चलिए, आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। अब हम बातें कवर कर लेते हैं इनके बारे में। ये कौन है? नाम आपने इनका जरूर सुना होगा। हरियाणा की राजनीति में इनका अहम नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और अब आपको पता है हरियाणा में इलेक्शंस होने वाले हैं विधानसभा के। अब भी इनका मन है कि ये हरियाणा के सीएम बने या फिर इनके बेटे सीएम बने। लेकिन इनके सामने एक चेहरा और है कांग्रेस के पास, कुमारी सैलजा। कुमारी सैलजा भी एक बेहतरीन चेहरा है वर्तमान में। ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कुमारी सैलजा को कांग्रेस सीएम के लिए चयनित करे, ठीक है ना। तो चलिए, पहले आप ये बता दीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री कब बने थे? जल्दी जल्दी से बताओ कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर इसमें आपने ऑप्शन टिक किया होगा 2005, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पहला कार्यकाल सीएम के रूप में अगर देखा जाए तो 5 मार्च 2005 से लेकर 25 अक्टूबर 2009 तक रहा था। और सीएम के रूप में दूसरा कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 25 अक्टूबर 2009 से लेकर 26 अक्टूबर 2014 तक, यानी कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये हरियाणा के। और इनके बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बना था? तो आपको पता होना चाहिए, मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और अब आपको पता है मनोहर लाल खट्टर केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। अब वर्तमान में कौन बने हुए हैं? तो नायब सिंह सैनी वर्तमान में सीएम की भूमिका निभा रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहां पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में। इनका आज जन्मदिन है। 15 सितंबर के दिन ही इनका जन्म हुआ था 1947 में। कहाँ पे? रोहतक में। रोहतक कहाँ पे है? हरियाणा में। जब इनकी सरकार रही थी तो हरियाणा के रोहतक क्षेत्र में बहुत काम हुआ, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा हरियाणा की राजनीति में। भाजपा का एक चेहरा जो कि मैंने अभी आपको बताया, नायब सिंह सैनी हैं। और कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, कुमारी सैलजा भी हैं। अब देखते हैं कुमारी सैलजा और इन दोनों में से किसको कांग्रेस अपना चेहरा बनाकर प्रस्तुत करती है आगे। चलिए जी, अब हम इनके बारे में जानेंगे। नाम इनका क्या है? सोनल बेन मनु भाई पटेल। इनके बारे में अगर बात करें तो ये हमारे भारत की बड़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1987 को हुआ था। और जैसे बात करें, पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं ये। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी सोनल बेन मनु भाई पटेल का आज जन्मदिन है। इन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो टोक्यो पैरालंपिक्स खेल हुए थे उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो क्या आप इनके बारे में बता सकते हैं कि भारत की विश्व प्रसिद्ध पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी सोनल बेन मनु भाई पटेल किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपने अगर ऑप्शन ए टिक किया होगा गुजरात, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे
खिलाड़ियों को सैल्यूट करते हैं हम, जो अपनी शारीरिक कुछ कमजोरियों की वजह से भी पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि देश को एक नया आयाम स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हैं। चलो जी, अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले बात करेंगे जिनकी आज जयंती है उनके बारे में। तो चलिए, ये चेहरा आपने शायद देखा होगा सोशल मीडिया पर। नाम इनका है मोक्षगुंडम, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरया। इनकी आज जयंती है और आपको पता है इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही हम कौन सा दिवस मनाते हैं? अभियंता दिवस मनाते हैं। तो आज आपको पता है इंजीनियर्स डे है ना। तो इंजीनियर्स डे किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये हमारे भारत के एक बेहतरीन इंजीनियर रह चुके हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1861 में हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1962 को हुई। इंजीनियर होने के साथ साथ ये हमारे भारत के एक वैज्ञानिक भी थे। ठीक है ना। थोड़ा सा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत सरकार ने इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो फिर आपको बता देना होता है। अभी तो मैंने चलो नाम बता दिया और थोड़ी देर पहले मैंने कहानी भी सुनाई थी कक्षा शुरू होते ही। रिक्त स्थान की जयंती 15 सितंबर को भारत में अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपको टिक करना है। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती 15 सितंबर को भारत में अभियंता दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है ना। वर्गीज कुरियन का नाम आपने जरूर सुना होगा। किसके लिए जाने जाते हैं वर्गीज कुरियन? तो ये श्वेत क्रांति के लिए जाने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। और डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन ये नीली क्रांति के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो। चलिए, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए। इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं क्योंकि आज इनकी भी क्या है? जयंती है। नाम इनका है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे भारत के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। इनकी जयंती मनाई जा रही है आज 15 सितंबर के दिन। इनका जन्म 1927 में हुआ था। तो अगर बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी? 23 सितंबर 1983 को इनकी मृत्यु हुई थी नई दिल्ली में, नई दिल्ली। और इनका जन्म वैसे कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में ये जन्मे थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रसिद्ध लेखक हैं हमारे भारतवर्ष के। एक क्वेश्चन आप इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारत के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। इनकी एक रचना का नाम आता है खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इनको 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। तो ये पॉइंट इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे बात करें बतूता का जूता, ये इनके द्वारा लिखा गया एक बच्चों के लिए साहित्य है, यानी कि एक बाल साहित्य है ये इनके द्वारा लिखित। एक इन्होंने छोटा उपन्यास लिखा था जिसे हम कहते हैं पागल कुत्तों का मसीहा। पागल कुत्तों का मसीहा नामक लघु उपन्यास किसने लिखा? तो फिर नाम आएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। खूंटियों पर टंगे हुए लोग, ये क्या है? इनके द्वारा लिखा हुआ काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इनको
1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब हम चलते हैं इनके बारे में जानने के लिए। नाम इनका है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हमारे भारतवर्ष के एक उपन्यासकार हुए हैं, बांग्ला भाषी उपन्यासकार। ठीक है ना। तो चलो पहले इनके बारे में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें क्या लिखेंगे आप? अगर आपने लिखा है ना देवानंदपुर, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। देवानंदपुर पश्चिम बंगाल में है। चट्टोपाध्याय हो, चटर्जी हो, बनर्जी हो, ये लगभग आपको किस क्षेत्र में मिलेंगे? ये लगभग आपको मिलेंगे पश्चिम बंगाल साइड में। ठीक है ना। 15 सितंबर 1876 को इनका जन्म देवानंदपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। चट्टोपाध्याय नाम लिखा इनके पीछे ना नाम। 16 जनवरी 1938 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये हमारे भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कई रचनाएं इन्होंने लिखी थी। एक रचना इनकी बड़ी प्रसिद्ध है, जैसे कि देवदास, चरित्रहीन, और इनकी रचना है श्रीकांत। ठीक है ना। इस प्रकार बहुत सी रचनाएं इन्होंने लिखी। बांग्ला के साथ साथ इनको हिंदी भाषा का भी ज्ञान था। हिंदी भाषा में भी अच्छा लिख लिया करते थे ये। ठीक है। तो आज इनकी जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। इनके साहित्य के क्षेत्र के बारे में आप और भी ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। 1974 में इनके उपन्यास चरित्रहीन पर आधारित एक फिल्म बनी थी। शायद आपने उस फिल्म के बारे में भी जानकारी हासिल की होगी, है ना। चलो, अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। इनका क्या नाम है? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा के बारे में कहा जाता है कि ये भी साहित्य की दुनिया में बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं। अब चलो इनके बारे में एक पहले आप क्वेश्चन बता दीजिए। आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के नाम से विख्यात हुए राम कुमार वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? जल्दी से बताएं, कहाँ से बिलोंग करते थे ये? अगर आपने लिखा होगा मध्य प्रदेश, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। एकांकी सम्राट हिंदी साहित्य की दुनिया में ये एक अहम नाम है जो आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म 15 सितंबर 1905 को हुआ था। एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मध्य प्रदेश में, सागर डिस्ट्रिक्ट, सागर जिला, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 1990 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके द्वारा कई रचनाएं जो हैं वो लिखी गई, जैसे एक नाम आता है अंजलि। अंजलि नामक रचना इनके द्वारा लिखित है। और निशीथ एक रचना है जो इनके द्वारा लिखित है। और चित्तौड़ की चिता, ये भी किसके द्वारा लिखित है? तो ये भी इन्हीं के द्वारा लिखित है। और इन्होंने जो काव्य लिखा था उसमें किस प्रकार की झलक मिलती है? रहस्यवाद की झलक मिलती है, छायावाद की झलक उसमें आपको देखने को मिलेगी। डॉक्टर राम कुमार शर्मा के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1990 को इनकी मृत्यु प्रयागराज में हुई थी। प्रयागराज आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए, अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। इनका भी नाम शायद आपने सुना होगा। नाम है इनका करम सिंह। करम सिंह के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म पंजाब में हुआ था 1915 में। 15 सितंबर 1915 में इनका जन्म भलिया गांव पंजाब में हुआ। और जैसे बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी? 20 जनवरी
93 को इनकी मृत्यु बरनाला में हुई थी। बरनाला आपको पता ही है, पंजाब में पड़ता है ये भी एरिया। ये थल सेना से संबंधित थे, भारतीय थल सेना में थे। किस भूमिका में रहे, तो आपको पता है ये सूबेदार और कैप्टन, कैप्टन रैंक के अधिकारी थे ये। पहली सिख बटालियन यूनिट के ये सदस्य रहे। 1941 से लेकर 1969 तक इन्होंने क्या किया था, भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी थी। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1947 में, उस समय भी इन्होंने अपने बेहतरीन बहादुरी का प्रदर्शन किया था। भारत सरकार ने इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया। परमवीर चक्र जो है ना, वो इनको मिला था। चलिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था उसमें भी इनके बड़े चर्चे रहे थे। इनके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए, आपको पता लगेगा। तो एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, असाधारण बहादुरी, वीरता या बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अगर आपने लिखा होगा, तो अगर आपने लिखा होगा ना परमवीर चक्र, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और ये पुरस्कार इनको कब मिला था? करमवीर सिंह को ये पुरस्कार 1948 में मिला था। ठीक है ना? तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर का जो युद्ध हुआ था उसमें इनकी बहादुरी के चर्चे बड़े प्रसिद्ध हैं। दूसरे विश्व युद्ध में भी इन्होंने अपनी वीरता का परचम लहराया था। 14 मार्च 1944 को इनको सेना पदक मिला। और इस सम्मान के साथ इनकी क्या हो गई थी, प्रमोशन हो गई थी। प्रमोशन के साथ इनको लॉन्स नायक बना दिया गया था। लॉन्स नायक करमवीर सिंह, जिनकी आज जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। तो जैसे बात करें असाधारण बहादुरी, वीरता और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। तो अब ये जो वीरता पुरस्कार है इसके बारे में आपको मैं समझा देता हूं। वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कारों को हम दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं। वीरता पुरस्कार, वीरता का प्रदर्शन अगर कोई युद्ध भूमि में करे तो फिर उसे वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। अगर कोई युद्ध भूमि से बाहर अगर कोई वीरता का प्रदर्शन करे तो उन्हें अगर कोई पुरस्कार दिया जाए तो फिर क्या मिलेगा? पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा। ठीक है ना? पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। अब इनको भी अगर फर्दर हम क्लासिफाई करें तो फिर कैसे लिखेंगे? युद्ध भूमि में अगर कोई बेहतरीन प्रदर्शन करता है तो उसमें सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है परमवीर चक्र। दूसरे नंबर का माना जाता है महावीर चक्र। तीसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है वीर चक्र। तो ये तो हुए युद्ध भूमि में अगर कोई बेहतरीन प्रदर्शन करे, अगर कोई शहीद हो जाए या शहीद ना भी हो तो भी ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है? तो पीस टाइम की बात करें तो युद्ध भूमि में जाने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध भूमि से बाहर अगर कोई बेहतरीन अपना बहादुरी का काम करे और वो शहीद हो भी जाए और ना भी हो तो भी ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो उनको कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? सबसे सर्वोच्च माना जाता है अशोक चक्र। उसके बाद में माना जाता है कीर्ति चक्र। ठीक है ना? दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान कीर्ति चक्र होता है। तीसरे नंबर का जो होता है उसे हम कहते हैं शौर्य चक्र। तो इस प्रकार से आपको ये जो पॉइंट है ना वो ध्यान में रखने हैं। हम बात कर रहे थे लॉन्स नायक करमवीर सिंह के बारे में। इनको वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मिला था। ठीक है? कौन सा मिला था इनको? ये मिला था ये। तो ये पॉइंट आपका कवर हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम इनके बारे में भी बातें कवर कर लेते हैं क्योंकि आज इनकी भी क्या है, जयंती है। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहले आप चेहरा देख लीजिए और उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा इनके नाम के बारे में बता देता हूँ। शायद आपने नाम सुना भी होगा, खुमार बाराबंकवी। खुमार बाराबंकवी के बारे में
हम बात कर लेते हैं, इनका जन्म 15 सितंबर 1919 को हुआ था। बाराबंकी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जगह है बाराबंकी। जैसे ये बाराबंकी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इन्होंने अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम लगाया था। बहुत से आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने गांव का नाम अपने नाम के पीछे लगाते हैं। बहुत से ऐसे शायर हुए होंगे। ये भी ऐसे ही एक शायर थे जिनकी मृत्यु 1999 में लखनऊ में हुई थी, उत्तर प्रदेश में। उर्दू भाषा में ये शायरी किया करते थे, उर्दू शायर। कई रचनाएं इनके द्वारा लिखित हैं, शायद आपने सुना भी होगा, रक्श ए मचा इनके द्वारा लिखित है, ठीक है ना। और 1992 में दुबई में खुमार की प्रसिद्धि हुई थी, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलो एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, भारतीय शायर खुमार बाराबंकवी का वास्तविक नाम क्या था? क्या था इनका वास्तविक नाम? अगर लिखा होगा आपने मोहम्मद हैदर खान तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और इनकी दो लाइनें मैं आपको बताता हूँ। ये कहते थे, हो न हो अब आ गई मंजिल करीब, हो न हो अब आ गई मंजिल करीब, रास्ते सुनसान नजर आ रहे हैं। तो ये रचना किसके द्वारा लिखित है? तो इन्हीं के द्वारा लिखित है, ठीक है ना। चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम न था, हम पे ऐसे भी पड़ेगी हमें मालूम न था, उसको जाते हुए तो देखा था, फिर बसारत ने साथ छोड़ दिया। तो ऐसी कुछ लाइनें जो हैं वो इनके द्वारा लिखी गई थी। बाकी ऑप्शंस के बारे में बातें कवर कर लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ खान। मोहम्मद यूसुफ खान बॉलीवुड की दुनिया में एक नाम है जो कि दिलीप कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। हरि कुमार, हरि कृष्ण गोस्वामी, ये भी बॉलीवुड की दुनिया में बड़े प्रसिद्ध हुए थे मनोज कुमार के नाम से। मनोज कुमार देशभक्ति टाइप की मूवी बनाया करते थे, इस वजह से इनको एक नया नाम दिया गया था, भारत कुमार। लालजी पांडे के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये कौन है आप कमेंट में बता दीजिए। लालजी पांडे बता दिया। तो ये अनजान के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अनजान एक अच्छे गीतकार हुए हैं हमारे भारतवर्ष के। खाई के पान बनारस वाला, है ना। तो ये किसने लिखा था? इन्होंने ही लिखा था। एक अच्छे कवि, एक अच्छे शायर थे ये। अब चलो इनके बारे में जान लेते हैं, नाम इनका क्या है? जोकिन अरपुथम। जोकिन अरपुथम के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1946 में आज ही के दिन हुआ था। 1946। कोलार जिला पड़ता है एक आपका कर्नाटक में, वहीं पर जन्मे थे ये। कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में जन्मे जोकिन अरपुथम, जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो मुंबई में झुग्गी झोपड़ियां हैं ना, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में जो लोग रहते हैं, उनके सुधार के लिए इन्होंने अनेकों प्रयास किए थे। इस वजह से इनको ये सम्मान मिला था। तो एक बार आप ये क्वेश्चन बता दीजिए, मुंबई की झुग्गी बस्तियों के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति जो कि अरपुथम को किस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जल्दी जल्दी बताओ। अगर लिखा होगा आपने सन 2000 तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इन्होंने स्थापना की थी स्लम डिवेलर्स इंटरनेशनल की। तो ये उसके संस्थापक माने जाते हैं। आप सर्च कर सकते हैं इनके बारे में। मुंबई में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए संघर्ष किया था इन्होंने। और इनकी मृत्यु 13 अक्टूबर 2018 में हो गई थी। 13 अक्टूबर 2018 में। तो आप कह सकते हैं कि ये समाज सुधारक थे, आधुनिक दुनिया के, आधुनिक भारत के, है ना। भारतीय समुदाय के नेता और कार्यकर्ता, मलिन झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत संघर्ष किया था इन्होंने। गांधीवादी विचारों से प्रेरित थे ये। और ऐसे आश्चर्यजनक परिवर्तन करके इन्होंने दिखाए। और उनके इसी संकल्प को जैसे जैसे पूरा होते दुनिया देखती रही, फिर इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया।
चलो जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। नाम इनका क्या है? चंपक रमन पिल्लई। चंपक रमन पिल्लई के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमारे भारत के ये एक क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी नेता थे, यानी कि एक राजनीतिज्ञ भी थे साथ में। चंपक नाम से बड़े प्रसिद्ध हुए थे ये। 15 सितंबर 1891 को इनका जन्म केरल में हुआ था, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 26 मई 1934 को जर्मनी में हुई थी। ठीक है ना। अब चलो थोड़ा सा इनके बारे में आप एक क्वेश्चन बता दीजिए, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। चंपक रमन पिल्लई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन या फिर कौन से कथन सत्य हैं। सितंबर 1914 में ज्यूरिख में अंतर्राष्ट्रीय भारत समर्थक समिति की स्थापना की गई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष चंपन रमन पिल्लई थे। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा पॉइंट, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारत की अस्थायी सरकार में चंपक रमन पिल्लई को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, तो ये बात भी ठीक है। दोनों ही बातें जो लिखी गई हैं वो चंपक रमन पिल्लई के संबंध में बिल्कुल सत्य हैं। महान क्रांतिकारी थे ये। और ये जो है ना, जब आप सर्च करेंगे तो ये भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश किया गया एक लेख है, उसी का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है। चंपक रमन पिल्लई विदेश में रहते हुए लड़ी थी देश की आज़ादी की लड़ाई। 15 सितंबर 1891 में इनका जन्म हुआ, 26 मई 1934 को इनकी मृत्यु हुई। इनके बारे में ये लेख आप पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया हमारे भारतवर्ष में, सब इस लेख में लिखा हुआ है। भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश किया था, उसी का मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाने का प्रयास किया है। अब चलो हम उनके बारे में जानेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। नाम इनका क्या है? कुप्पाहाली सीतारमैया सुदर्शन। कुप्पाहाली सीतारमैया सुदर्शन जो हैं, उनकी आज पुण्यतिथि है। 18 जून 1931 को इनका जन्म रायपुर में हुआ था। रायपुर वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो अब छत्तीसगढ़ में है। पहले ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था जहां पर इनका जन्म हुआ। छत्तीसगढ़ अब तो क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर ही तो है ना। तो 15 सितंबर 2012 को इनकी मृत्यु हुई थी। आप इनकी वेशभूषा से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये आरएसएस से संबंधित थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से संबंधित थे। बिल्कुल सही बात है, ये आरएसएस के 5वें सरसंघ चालक थे, 5वें सरसंघ चालक। ठीक है ना। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। टोटल कितने सरसंघ चालक हुए हैं? तो आपको पता है 6 सरसंघ चालक हैं आज तक। सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सबसे बड़ा दायित्व होता है। ठीक है। तो जैसे बात करें आरएसएस की, आरएसएस की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार, जो कि उस जमाने के एमबीबीएस डॉक्टर थे ये। ठीक है ना। तो इनके नेतृत्व में आरएसएस की स्थापना हुई थी दशहरे के दिन। और ये जो है ना, डॉक्टर केशवराम बलीराम हेडगेवार, यही आरएसएस के पहले सरसंघ चालक माने जाते हैं। और वर्तमान में जो सरसंघ चालक बने हुए हैं डॉक्टर मोहन राव भागवत, डॉक्टर मोहन राव भागवत, ये छठे नंबर के सरसंघ चालक हैं, जिनको 2009 में सरसंघ चालक के रूप में नियुक्त किया गया था। और जब इनकी नियुक्ति हुई तो फिर क्या हुआ था, 5वें सरसंघ चालक कुपाहाली सीतारमैया सुदर्शन ने क्या किया था, स्वेच्छा से अपना पद त्याग दिया था, यानी कि पद मुक्त हो गए थे ये। अब चलो आरएसएस के बारे में आप एक क्वेश्चन ही बता दीजिए फिर।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में थोड़ी जानकारी मैंने आपको दे दी है, जल्दी बताएं। दशहरे के दिन स्थापना की गई थी, 1925 की बात है ये, विजयादशमी के दिन। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के नेतृत्व में दशहरे के दिन 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो पहले सरसंघ चालक भी वही बने। ये फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये वो फोटो है जिसमें ये आपको दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर हेडगेवार, जो संस्थापक माने जाते हैं आरएसएस के, और इनके उस समय के जो साथी बंधु थे जिन्होंने अहम साथ दिया था इस संगठन की स्थापना करने में। तो वो फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यही वो आरएसएस है जिसके दूसरे सरसंघचालक गुरुजी हुए थे, जिनको हम डॉक्टर माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर कहते हैं। और इन्हीं के सहायता के स्वरूप क्या हुआ था, जनसंघ की स्थापना हुई थी। तो टोटल अगर मैं वैसे नाम बताऊं आपको, पहले सरसंघचालक कौन हुए? डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार। दूसरे नंबर के कौन हुए थे? माधव सदाशिवराव गोलवलकर। तीसरे नंबर के सरसंघचालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस हुए। चौथे नंबर के हुए थे राजेंद्र सिंह तोमर, जिनको हम रज्जू भैया के नाम से जानते हैं। पांचवें नंबर के जो हुए, जिनकी आज क्या है, पुण्यतिथि है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कूपाहाली सीतारमैया सुदर्शन। ठीक है ना। छठे नंबर के जो वर्तमान में हैं, डॉक्टर मोहन राव भागवत, 2009 से लेकर वर्तमान तक ये सरसंघचालक की भूमिका में हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही हम रखेंगे। जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है, उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। आप सभी हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मोज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सअप एटसेट्रा। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एड्यूरोही 24 आप सर्च कर लीजिए। अगर सर्च ना भी करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, डायरेक्ट वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।